Hello, good morning student. Today we going to discuss about hepatitis. आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि हेपेटाइटिस होता क्या है, ठीक है। तो सिंपली हेपेटाइटिस मीन्स inflammation of लीवर। लीवर के इन्फ्लामेशन को अपन सिंपली क्या बोलते हैं? लीवर के इन्फ्लामेशन को अपन हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो सिंपली इंट्रोडक्शन में अगर अपन बात करें, लीवर का जो इन्फ्लामेशन है वो वायरस की वजह से भी होता है, बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, अल्कोहल की वजह से भी होता है और टॉक्सिन्स की वजह से भी होता है ना। तो सिंपली मान लो कि जैसे वायरस की वजह से होने वाला जो हेपेटाइटिस है वो वायरल हेपेटाइटिस है। उसके अलावा बैक्टीरिया की वजह से होने वाला बैक्टीरियल हेपेटाइटिस है, ठीक है। और अल्कोहल की वजह से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ठीक है। और टॉक्सिन्स, तो कई बार जैसे ड्रग्स इंड्यूस्ड, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट या ड्रग के रिएक्शन की वजह से क्या होता है, लीवर है उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी जो लीवर है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सिंपली है क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। इन्फ्लामेशन का मतलब है कि लीवर है उसका साइज में बड़ा हो जाना, है ना, साइज में इंक्रीमेंट होना, है ना। और साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है, वहाँ रेडनेस है, स्वेलिंग है ना, इडिमेटस कंडीशन है वो डेवलप होना, दैट इज नोन एज हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ये वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, टॉक्सिन हेपेटाइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज्ड हेपेटाइटिस, ठीक है। और इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो वायरल हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस। और वायरल हेपेटाइटिस है उसके अगर टाइप की बात करें तो इसके 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप कौन कौन से? हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से, और हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से, और हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस ए की वजह से, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से हेपेटाइटिस ए, और हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस बी, और हेपेटाइटिस वायरस सी की वजह से हेपेटाइटिस सी, और हेपेटाइटिस वायरस डी की वजह से हेपेटाइटिस डी, और हेपेटाइटिस वायरस ई की वजह से हेपेटाइटिस ई कोज होता है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जैसे हेपेटाइटिस लीवर में इन्फ्लामेशन है ना, और मोस्ट कॉमन जो कोज है वो वायरल है ना। तो आप जानते हो कि जैसे लीवर है अपनी बॉडी का वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, और ये एब्डोमेन में कहाँ लोकेटेड होता है? इसकी अगर लोकेशन की बात करें
इसकी लोकेशन की बात करें तो राइट अपर एब्डोमेन, राइट अपर एब्डोमेन मतलब बॉडी के राइट साइड में, इस तरीके से अपर एब्डोमेन में। इस तरीके से लीवर होता है। और लीवर के अगर फंक्शन की बात करें, लीवर के फंक्शन की बात करें तो लीवर है सिंपली मेटाबॉलिज्म का काम करता है। किसके मेटाबॉलिज्म का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म का काम करता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ डाइजेशन में हेल्पफुल है, डाइजेशन का काम भी करता है ना। उसके अलावा क्या काम करता है? उसके अलावा लीवर है बाइल है, बाइल प्रोडक्शन है, उसमें हेल्पफुल है। उसके अलावा बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन को एक्सक्रीट आउट, एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी, बिलिरुबिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम भी करता है। उसके अलावा लीवर है, उसमें स्टोरेज होता है किसका? ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में। उसके अलावा विटामिन का भी स्टोरेज होता है। कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए, डी, ई, के, है ना। फैट सोल्यूबल विटामिन इनका स्टोरेज होता है। उसके अलावा कुछ मिनरल्स है उनका भी स्टोरेज करता है। उसके अलावा जो सिक्स्थ थिंग है, जो लीवर है, टॉक्सिन्स है उनको फिल्टर करने का भी काम करता है। अब मान लो हेपेटाइटिस, आप कह रहे हो कि वायरल हेपेटाइटिस है वो मोस्ट कॉमन है, वायरल हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से होता है क्या है कि लीवर है उसमें स्वेलिंग, लीवर का इन्फ्लेम्ड होना या लीवर का साइज में बड़ा होना, कंजेस्टेड होना, ठीक है, जिसकी वजह से ये बाकी काम है उसको करने में उसको दिक्कत आती है ना। उसको मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, बाइल प्रोडक्शन है, बिलिरुबिन है, स्टोरेज है ना, और टॉक्सिन्स को फिल्टर करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप समझ गए कि हेपेटाइटिस है क्या? सिंपली हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, और आपको पता चल गया कि लीवर के मेन काम होते क्या हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे हेपेटाइटिस, वायरल जो हेपेटाइटिस है उसके टाइप की बात करे थे अपन, वायरल हेपेटाइटिस है उसके टाइप की बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। आप कह रहे थे ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है ना, ठीक है ना। तो सिंपली वायरल हेपेटाइटिस के टाइप की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, मतलब हेपेटाइटिस के 5 टाइप होते हैं। पहला टाइप है हेपेटाइटिस ए, दूसरा है हेपेटाइटिस बी, तीसरा हेपेटाइटिस सी और चौथा है हेपेटाइटिस डी और पांचवा है
हेपेटाइटिस ई। जैसे इनके टाइप हैं उसी अकॉर्डिंग वैसे ही इनके कॉजेटिव एजेंट है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस ए वायरस है वो किसकी वजह से होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है हेपेटाइटिस ए वायरस, जिसको अपन सिंपली HAV भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस। और हेपेटाइटिस बी का जो पॉजिटिव एजेंट है वो हेपेटाइटिस बी वायरस। और हेपेटाइटिस सी का जो पॉजिटिव एजेंट है हेपेटाइटिस सी वायरस। और हेपेटाइटिस डी का जो पॉजिटिव एजेंट है वो हेपेटाइटिस डी वायरस। और हेपेटाइटिस ई वायरस है, सॉरी हेपेटाइटिस ई है वो हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जो स्प्रेड होने की कहानी। तो सिंपली जो हेपेटाइटिस ए और ई की अगर अपन बात करें, है ना, हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें तो ये फीको ओरल रूट से होते हैं, फीको ओरल रूट से होते हैं, है ना, मतलब कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से, कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से। और हेपेटाइटिस ई भी फीको ओरल होते हैं। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फीको ओरल रूट, मतलब कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से। ठीक है, अब जो बाकी हेपेटाइटिस बी, सी और डी है, सॉरी बी, सी और डी, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ब्लड कांटेक्ट से फैलता है ना, ब्लड कांटेक्ट से फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। हाँ, मतलब ब्लड से फैल रहा है, सीमन से फैल रहा है, हाँ है ना, सही गलत है? और उसके अलावा टीयर और स्लाइवा से, टीयर और स्लाइवा से भी फैलता है। और वैसा ही है, ये भी ब्लड कांटेक्ट और बाकी चीज़ों से फैलता है। और हेपेटाइटिस डी वायरस अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी, इफ एनी पर्सन having already hepatitis B disease, that time person can infected by hepatitis D disease। ठीक है, और ये हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है, हाँ है ना, सही गलत है? अब इनमें बात करें कि जैसे हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है और ई, तो इनमें सिंपली जो बी और जो सी है वो मोस्ट कॉमन है, बी और सी मोस्ट कॉमन है। कैसे? क्योंकि जो हेपेटाइटिस, इसमें भी जैसे मान लो हेपेटाइटिस बी सबसे मोस्ट कॉमन है,
कारण क्या है कि जैसे जो हेपेटाइटिस जो बी है ना, हेपेटाइटिस बी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है क्या है, डीएनए। हेपेटाइटिस बी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। और बाकी जो बच गए ना, इन सब का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, बाकियों का आरएनए। ठीक है। अब होता क्या है कि इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होने की वजह से इसमें ये रिवर्स या इसको रिट्रोवायरस भी बोलते हैं, रिट्रोवायरस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका जो डीएनए है वो होस्ट के डीएनए के साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है ना, इंटीग्रेट हो जाता है, होस्ट के डीएनए के साथ, होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। कौन सा, हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसकी वजह से ये डिजीज क्या है, इनक्यूरेबल। जिसको हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया है ना, तो उसको वो इनक्यूरेबल है, उसके सिम्टम्स को आप सप्रेस कर सकते हो बाय यूज ऑफ एंटीवायरल ड्रग। ठीक है, हाँ है ना, ये चीज है। और जिसको हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उसमें उसको हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, हाँ है ना। तो हेपेटाइटिस बी, सी, डी ये किससे फैलते हैं, ये फैलते हैं बॉडी फ्लूइड की वजह से। हाँ, बॉडी फ्लूइड में ब्लड आ गया, सीमन आ गया, टीयर आ गया, है ना, और सलाइवा आ गया। और मदर टू बेबी भी फैल सकता है, प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें बेबी में भी फैल सकता है, बेबी में भी फैल सकता है। उसके अलावा तीसरा जो कारण है, इन्फेक्टेड ड्रग यूज, उसकी वजह से भी फैल सकता है। तो अपन कह रहे थे कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए वायरस है, जो होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके इनक्यूरेबल डिजीज कंडीशन कोज कर रहा है। और बाकी में क्या है, आरएनए वायरस, इसका भी आरएनए वायरस है, इसका भी आरएनए वायरस है ना, ये भी आरएनए वायरस है, ये भी आरएनए वायरस है। ये क्या है, इसमें जो प्रोसेस है वो आरएनए है, तो ये होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट नहीं होता, तो इतनी एब्सोल्यूट वाली कंडीशनें डेवलप नहीं होती, है ना। अब बात करते हैं कि जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए है, तो आप कह रहे हो कि ये किसकी वजह से हो रहा है, हेपेटाइटिस ए है वो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से हो रहा है। और हो किस वजह से रहा है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के इंजेक्शन की वजह से। कंटामिनेटेड फूड और वाटर में कोरोना ए वायरस है। अगर वो कंटामिनेटेड फूड वाटर किसके टच में आ जाए, फिशेस, जो कोई भी हेपेटाइटिस ए वायरस से ग्रसित पर्सन है उसके फिशेस के टच में फूड और वाटर आ जाए, उसको इनहेल या उसको कौन इंजेस्ट कर ले, कोई हेल्दी पर्सन, तो उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है ना। सही है गलत है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और
हेपेटाइटिस ए के नाम से वैक्सीन आती है, ठीक है। अब बात करें हेपेटाइटिस ई। ये हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होता है और इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, आप कह कंटामिनेटेड फूड और वाटर, और कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन उसके फीसेस है ना, उसके टच में आने की वजह से। और इसकी जो कोई स्पेसिफिक वैक्सीन है, ये मोस्ट कॉमनली चाइना में होता है, तो इसकी वैक्सीन है वो चाइना में अवेलेबल है, चाइना में अवेलेबल है इसकी, ठीक है। और यूएस जो कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट, वहाँ इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, हाँ है ना। अब बात करते हैं, जैसे मान लो हेपेटाइटिस बी, जिसको अपन बोलते हैं इनक्यूरेबल, तो ये ब्लड टू ब्लड फैलता है। कैसे? मान लो जैसे मान लो जो कोई भी HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, सॉरी कोई भी हेपेटाइटिस ई ग्रसित पर्सन है ना, उसका ब्लड है किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया जाए, है ना, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, सही गलत है ये? बाकी इनके लिए भी है, क्योंकि ये ब्लड और फ्लूइड उनसे फैल रहा है ब्लड के थ्रू, है ना। उसके अलावा इन्फेक्टेड रेजर, कोई हेपेटाइटिस बी से ग्रसित पर्सन, उसका रेजर है काम में ले ले। टूथब्रश से, इन्फेक्टेड टूथब्रश से, उससे भी हो सकता है ना। उसके अलावा ड्रग यूज, जो मल्टीपल ड्रग यूजर्स हैं वो सिंगल सिरिंज काम में ले रहे हैं, सिंगल नीडल या सिरिंज काम में ले रहे हैं, उसकी वजह से भी फैलता है ना। उसके अलावा जो अनसेफ जो सेक्सुअल कांटेक्ट है, उसकी वजह से भी फैलता है ना। उसके अलावा जो मदर टू बेबी भी ये फैलता है, मदर टू बेबी भी फैलता है, ठीक है। और वही चीज इनके लिए, वही चीज ये HCV हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से फैलता है, ठीक है। और जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया, उसको हेपेटाइटिस डी का भी इन्फेक्शन हो जाता है, हेपेटाइटिस डी वायरस का। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की भी वैक्सीन अवेलेबल है ना, हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन अवेलेबल है। और विटामिन सी और डी की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है ना। सही है गलत है? अब अगर अपन बात करें, अब अगर अपन बात करें कि इनसे कैसे बच सकते हैं भाई, हेपेटाइटिस से कैसे बच सकते हैं? प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? वायरल हेपेटाइटिस से प्रिवेंशन से मेरा मतलब है हेपेटाइटिस से कैसे बच सकते हैं। तो सिंपली जैसे आप कह रहे हो कि कुछ फ्लूइड से हो रहा है इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन हो रहा है किससे? सीमन से हो रहा है, वो टीयर और सलाइवा से भी हो रहा है, वो इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड फूड और वाटर की वजह से भी हो रहा है ना। तो इससे इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं? तो सिंपली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर आप किसी दूसरे पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहे हो, तो उस दौरान
इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वो ब्लड है वो हेपेटाइटिस से ग्रसित पर्सन का तो नहीं है ना, उस चीज़ को रोकना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो सेक्सुअल कांटेक्ट है, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जो सेफ कांटेक्ट को प्रमोट करना चाहिए, है ना, जो फिजिकल मेथड है, कंडोम्स है, वो यूज में लेनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें, इन्फेक्टेड जो रेजर है, इन्फेक्टेड रेजर का उपयोग नहीं करना चाहिए, और इन्फेक्टेड सिरिंज का उपयोग नहीं करना चाहिए, नीडल का उपयोग नहीं करना चाहिए, इन्फेक्टेड, है ना। उसके अलावा किसी दूसरे की टूथब्रश है वो काम में नहीं लेने चाहिए, किसी दूसरे की, आपकी खुद की, योर सेल्फ जो ब्रश है वो काम में लेनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं प्रिवेंशन के, है ना। अब अगर अपन बात करें हेपेटाइटिस है, वायरल जो हेपेटाइटिस है उसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें, वायरल हेपेटाइटिस की एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो हेपेटाइटिस ए की अलग, हेपेटाइटिस ए की एपिडेमियोलॉजी अलग होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी, डी की अलग है, और ई की अलग अलग है। मतलब अलग अलग कंट्री में ये किस क्वांटिटी में है ये लोग, ये अलग अलग है। तो अगर अपन बात करें इन सभी को अगर एग्रीगेटली देखें तो यूएस जो कंट्रीज है, यूएस कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट कंट्री है, वहाँ 1.2 मिलियन केसेज हैं वो प्रेजेंट है ना। 1.2 मिलियन केसेज हैं वो अवेलेबल है, किसके, हेपेटाइटिस के, ओके। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो 3.5 मिलियन जो पीपल है वो किससे ग्रसित है, हेपेटाइटिस पे। और जो हेपेटाइटिस ई है वो सबसे ज़्यादा चाइना में प्रेजेंट है, ठीक है, चाइना में प्रेजेंट है, ठीक है। उसका कारण क्या है कि जैसे मान लो कि वो इन्फेक्टेड फूड और वाटर की वजह से जो सेलफिश आती है ना, उसको बिना पकाए हुए खाते हैं वो, है ना, अनकुक्ड या रो या अनकुक्ड जो सेलफिश है वो कारण है उसका, अनकुक्ड, तो उसकी वजह से ये फैल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इंक्यूबेशन पीरियड की, इंक्यूबेशन पीरियड की, तो हेपेटाइटिस है उसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा। जैसे मान लो किसी भी वायरस है उसका इन्वेजन हुआ, है ना, इन्फेक्शन से लेके सिम्टम्स आने के बीच के जो ड्यूरेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो अलग अलग टाइप के जो हेपेटाइटिस है, जैसे 5 टाइप है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, अलग अलग टाइप के जो हेपेटाइटिस है उनके लिए इंक्यूबेशन पीरियड भी
अलग अलग होगा। लेकिन अगर सभी की एवरेज बात करें, है ना, सभी की एवरेज बात करें तो इनके लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 15 से लेके 45 डेज का होता है। मतलब सिम्टम्स इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा? 15 से 45 दिन का। ठीक है, हाँ है ना। तो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 15 से 45 दिन का होता है। अब बात करते हैं कि जैसे डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस। डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस, अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है और आपके वो क्लिनिक में आ रहा है तो कौन कौन से एग्जामिनेशन आप करोगे जिससे आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर पर्सन को हेपेटाइटिस। आप कह रहे हो हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, कैसे पता चलेगा? पहला तरीका है कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर कोई पर्सन आपकी यूनिट में आ रहा है तो आप पहले उसकी कंप्लीट हिस्ट्री है वो कलेक्ट करोगे, है ना। है ना कि जैसे मान लो कोई कंटामिनेटेड फूड है उसका कंजप्शन तो नहीं किया है ना। और फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन 2 करोगे, इंस्पेक्शन और पाल्पेशन। इंस्पेक्शन और पाल्पेशन 2 फिजिकल एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन मतलब पेशेंट को इंस्पेक्ट करोगे, कैसे? जो उसकी जैसे आई की जो स्क्लेरा है वो देखोगे, आई की स्क्लेरा है वो येलोविश डिस्कलरेशन तो नहीं आ रहा, है ना। जैसे पेशेंट है उसकी स्क्लेरा है उसको देखोगे आप, वाइट वाले ना, कि उसका जो येलोविश पोर्शन तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये उसका केस है ना, जॉन्डिस का केस, है ना। उसके अलावा बॉडी कलर है उसको विजुलाइज करना है। अगर बॉडी कलर है वो येलोविश हो रहा है तो यूरिन कलर है, डार्क यूरिन है ना। उसके अलावा पाल्पेशन मतलब पेशेंट के जो राइट साइड एब्डोमेन उसको पाल्पेट करके देखना है। अगर वहाँ पाल्पेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एनलार्ज्ड लीवर। ठीक है, एनलार्ज लीवर है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि लीवर स्ट्रेस में है ना, वो कंजेस्टेड है, मतलब स्ट्रेस में है, उसको काम करने के लिए अब दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका है डायग्नोसिस का ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन कैसे? ब्लड इन्वेस्टिगेशन में 2 चीज। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जैसे आप तो एक लीवर फंक्शन टेस्ट कैसे देखोगे? ब्लड सैंपल लिया और वहाँ उससे लीवर फंक्शन टेस्ट है उसका पता चल जाएगा। दूसरी चीज दूसरा लीवर एंजाइम। लीवर एंजाइम की काउंट बढ़ गई है तो समझ जाना चाहिए कि हाँ। पहला तरीका तो जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे, लीवर एंजाइम है वो काउंट बढ़ जाए। उसके बाद में अपन को देखना है, जैसे मान लो लीवर है उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे। लीवर का अल्ट्रासाउंड करेंगे मतलब लीवर की सोनोग्राफी करेंगे, जिसमें जैसे अपने को पता चल जाएगा कि लीवर है
है ना, उसमें कोई फ्लूइड कलेक्शन है, फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है ना, सही गलत है, कोई फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, या एनलार्ज्ड है, उसका भी पता चल जाएगा। चौथी चीज, लीवर बायोप्सी करेंगे। लीवर बायोप्सी ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। इन्वेसिव प्रोसीजर मतलब इसके लिए कोई सर्जिकल प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। एक नीडल लेते हैं और उसको स्किन के ऊपर से, है ना, पेनिट्रेट करके लीवर का टुकड़ा लेते हैं और फिर उसको एग्जामिन करते हैं। इसके लिए गाइडिंग टूल्स क्या होता है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के बाय द हेल्प ऑफ यूएसजी नीडल लेते हैं और नीडल के थ्रू अपन लीवर का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करें कि हेपेटाइटिस है, उसके साइन सिम्टम्स कौन कौन से हैं। हेपेटाइटिस के साइन सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस के साइन सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन जो साइन सिम्टम्स होता है जॉन्डिस, जॉन्डिस मतलब येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी एंड स्क्लेरा, ठीक है। उसके अलावा एपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी होता है, एपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। उसके अलावा पेशेंट को फीवर भी होता है ना। चौथी चीज वोमिटिंग, मतलब पेशेंट ने कुछ खाया और तुरंत ही उल्टी हो जाती है, समझ गए। उसके अलावा पहला था जॉन्डिस, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, फीवर्स, वोमिटिंग, नोजिया, एनोरेक्सिया। उसके अलावा पेन होता है। पेन दो टाइप का होता है, एक तो मसल पेन होता है ना, और दूसरा जॉइंट पेन भी होता है, क्योंकि बॉडी में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ चुका है ना। उसके अलावा फ्लू लाइक सिम्टम्स भी होते हैं। उसके अलावा मलाइज, ठीक है, और उसके अलावा डार्क स्टूल, ठीक है। अगर स्टूल है वो उसका कलर है काफ़ी येलोइश हो जाए ना, तो आपको समझना चाहिए कि वो स्टूल के तहत भी बिलीरुबिन आ रहा है। और उसके बाद में डार्क कलर यूरिन, ठीक है, और
स्प्लीन है वो भी अपनी साइज में बड़ा होने लग जाए, स्प्लीन साइज है वो अगर साइज में बड़ा हो रहा है तो भी आपको समझ आना ही चाहिए कि केस क्या है, हेपेटाइटिस अब बढ़ चुका है। ठीक है, पहला सिम्टम्स है जॉन्डिस, फिर एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, फीवर, वोमिटिंग, हाँ, नोजिया, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, और कुछ खाओगे तो तुरंत है वो वोमिटिंग होगी। उसके अलावा पेन दो टाइप का, मसल पेन, जॉइंट पेन और फ्लू लाइक सिम्टम्स और मलाइज, और उसके बाद में जो स्टूल है वो डार्क या पेल कलर्ड, मतलब येलोविश स्टूल हो जाता है। उसके अलावा डार्क कलर यूरिन और स्प्लीन की साइज भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर अपन बात करें कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनसे आप बच सकते हो। तो जैसे मान लो कि जैसे ये ब्लड से फैल रहा है ना, मतलब बॉडी फ्लूइड से फैल रहा है, मदर टू बेबी फैल रहा है, मल्टीपल ड्रग यूजर्स में फैल रहा है, तो वहाँ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है कि आपको उन सभी जो रिचुअल्स हैं उनको अवॉइड करना है जो हेपेटाइटिस बढ़ा रहे हैं, और उन सभी चीज़ों को फॉलो करना है जो हेपेटाइटिस से आपको बचा रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें, है ना, अगर कोई भी पर्सन है जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेवल कर रहा है ना, तो वहाँ जो वाटर बोतल है वो सेफ होनी चाहिए, सेल्फ होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कहीं जैसे इन्फेक्टेड वाटर को कंज्यूम कर लिया, हाँ, इन्फेक्टेड आइस को कंज्यूम कर लिया, उससे फैल रहा है ना। उसके लिए जो फूड है, कुक्ड फूड है वो काम में लेना चाहिए। रो जो फूड है, कच्चा या अनकुक्ड फूड है वो नहीं खाना चाहिए, है ना, वो चीज़ें। और मल्टीपल सिरिंज यूज से बचना चाहिए, रेजर है वो सब खुद का काम में लेना चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो कि टूथब्रश है खुद का होना चाहिए, है ना। सलाइवा और टीयर से फैल रहा है, सीमन से फैल रहा है, ये बाई वेजानल डिस्चार्ज फैल रहा है ना, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैल रहा है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के दौरान फिजिकल मेथड है वो काम में लेना चाहिए, हाँ या ना। और मोस्ट कॉमन जो हेपेटाइटिस है वो बी है ना, हेपेटाइटिस बी, जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, सॉरी डीएनए होता है ना। और बाकी जो है ए सी डी ई, है ना, इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये है ना, ये किसके से फैलते हैं, बाय ब्लड कांटेक्ट फैलते हैं। और ए और ई है, इनका जो फैलने का तरीका है फिको ओरल रूट है। ठीक है, और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है, बी की भी अवेलेबल है, और सी और डी की अवेलेबल नहीं है, और ई की सिर्फ चाइना में अवेलेबल है और यूएस कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है, है ना। और जैसे जो हेपेटाइटिस है उसको ट्रीट करने के लिए मेनली अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में एंटी वायरल जो ड्रग है वो काम में लेते हैं, एंटी वायरल ड्रग है वो काम में लेते हैं। और कई जगह ऑटो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ऑटो इम्यून सप्रेस को अब ऑटो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए ऑटो इम्यून ड्रग्स है वो काम में लेते हैं। ठीक है, तो
आई होप ये जो बाकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ठीक है, थैंक यू।